हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि स्पेशली कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आधारित होंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनका सॉल्व कर पाना थोड़ा सा हमको देखकर मुश्किल लगता है, उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानना मुश्किल हो जाता है। उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो उससे पहले आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के तुल्य धारता वाला फार्मूला एक बार रिवाइज कर लें। देखिए, श्रेणी क्रम में जब सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो सी होता है इक्विवेलेंट वो होता है, अगर केवल दो हैं तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और दो से अधिक अगर है तो उसके लिए फॉर्मूला चलता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर यही चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है C इक्वल टू डायरेक्ट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो फॉर्मूले का ध्यान रखिए और पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके पास है, दिए गए परिपथ की सहायता से संयोजन की तुल्य धारिता C1 संधारित्र पर आवेश और संयोजन में कुल संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। ये आपको दिख रहा है कि C1 C2 C3 और C4 ये चार कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जब भी आपको निकालना हो तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करिए, आप सबसे पहले वो देखिए कि भीड़ कहां पर है। जहां ज्यादा भीड़ होगी वहीं पर आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है। उसी को आपको क्या करना है, कंबाइन कर करके एक एक बनाना है। देखो, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है बीच वाले में ये दिख रहा है C2 और C3, ये यहाँ पर भी लगाए हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये अलग अलग है तो इनको कंबाइन करके सिंगल बनाएंगे। तो सिंगल कैसे बनाएंगे इसको, तो दोनों दिख रहा है किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन निकालें, हम हल लिखें तो C1 की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, C2 व C3 किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपको तुल्य धारिता का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, तो इसको मैं C डैश से लिख देता हूं और C डैश क्या हो जाएगा, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। वैल्यू रख लो, वैल्यू कितनी है 200 पिकोफैरेड, यानी 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 200 प्लस 200, 200 इंटू 200 हो जाएगा कितना 4 लिखकर 40, और नीचे 200 प्लस 200 हो जाएगा 400, 2 0 कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल करेंगे यहां आ जाएगा 100। मींस आपके पास C डैश निकल कर कितना आ गया 100 पिकोफैरेड। ओके। अब ये दोनों मिल करके C2 और C3 मिल करके C डैश बन चुके हैं, एक आगे, ये दिमाग में रखिए। अब ये एक बन गए तो ऊपर वाला जो C1 है, ये वाला C1 और ये दोनों जो मिल करके एक हो गए, इनको ध्यान से देखें तो बैटरी तो यहां लगी है ना, इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, C डैश और C1 समांतर क्रम में हो जाएंगे, C डैश व C1 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो अगर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगेगा जो डायरेक्ट क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि यहां C डुअल डैश लिख दूं मैं, ये हो जाएगा C डैश प्लस C1। C डैश की वैल्यू है 100 पिकोफैरेड और C1 भी दिख रहा है कितना है 100 पिकोफैरेड, तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200 पिकोफैरेड। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नाउ अब देखो, ये C1 C2 C3 तीनों मिलकर के एक हो गए और यहां पर क्या जुड़ा है C4, तो ये तीनों मिलकर के C डुअल डैश हो चुके हैं और C4 आपके पास 200 पिकोफैरेड गिवन है। अब इनको पहचानिए कि श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में, तो ये तीनों मिलकर एक हो गए, इसी के साथ ये C4 भी जुड़ा। इसका मतलब क्या पता चला कि C डुअल डैश एंड C4 किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। और अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य धारिता C क्या हो जाएगा, C डुअल डैश इंटू C4 डिवाइड बाई C डुअल डैश प्लस C4। वैल्यू रख लीजिए, C डुअल डैश कितना आया है 200 पिकोफैरेड, तो 200 इंटू C4 की वैल्यू यहां दिख रहा है कितना है 200 पिकोफैरेड, डिवाइड बाई दोनों को प्लस करना है 200 प्लस 200, तो ये तो ऊपर वाला ही कैलकुलेशन है, ये C डैश के बराबर कितना आया था 100, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, यानी अपने पास C कितना आ गया 100 पिकोफैरेड।
ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट सॉल्व हुआ? फर्स्ट पार्ट, जो क्या था? तुल्य धारिता। ये क्या था? तुल्य धारिता। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट पर आना। सेकंड पार्ट क्या कह रहा? C1 संधारित्र पर आवेश। ये जो C1 आपके पास सबसे ऊपर वाला संधारित्र है, इस पर बताना है कितना आवेश होगा। तो इसको बताने से पहले आप मान लीजिए कि जो टोटल आवेश है इसमें है वो कितना है? Q। टोटल आवेश क्या मान लिया हमने? Q है। माना कुल आवेश कितना है? Q। अब Q बराबर क्या होता है? Q बराबर हो जाएगा CV। ये तो फॉर्मूला याद है ना पहले से। तो Q बराबर C का वैल्यू रख लो 100 पिको फैरेड। ये हो जाएगा 100 इंटू पिको का मतलब 10 का घात -12। और वोल्टेज कितना दे रखा है? विभवांतर दे रखा है 200 वोल्ट। बैटरी जुड़ी है 200 वोल्ट की। तो Q कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 पावर, देखो 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 4, यानी कि 10 का घात 4 और -12 प्लस 4 हो जाएगा -8 कूलम। तो ये आपके पास क्या आ गया? कुल आवेश। लेकिन निकालना किस पर आवेश है? आवेश निकालना आपको C1 पर। ठीक है, तो देखो Q आवेश यहां पर गया तो यहां पर दो पार्ट में बट रहा, एक C2 C3 वाले पार्ट में चला जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। तो आवेश टोटल तो Q है। अब C2 और C3 को जब आपने जोड़ा है, इन दोनों को जब मिलाया है, तो ये भी कितना बना है? ये भी तो 100 ही आया है ना। आप देख सकते हो C2 C3 का कॉम्बिनेशन जो C डैश आया है वो कितना आया है? 100 आया है। अच्छा, ये भी 100 है, ये भी 100। इसका मतलब एक बात श्योर हुआ कि जितना आवेश इधर जाएगा उतना ही आवेश इधर जाएगा। तो Q आवेश था टोटल, तो इसका आधा इधर चला गया और Q/2 इधर भी चला गया। मतलब एक बात क्लियर हो गया कि C1 पर आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश का आधा। तो कुल आवेश इतना है, इसका आधा कर दो तो 2/2 यानी 1 गुणे 10 का घात -8 कूलम। ये आ गया Q1 यानी C1 पर आवेश। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ रहा पूरी तरह से? ठीक है, चलिए आप देखिए तीसरे पार्ट पर कह रहा कि संयोजन की कुल संचित ऊर्जा भी निकालना है आपको। तो थर्ड पार्ट, संयोजन की कुल ऊर्जा। तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है U, ये होता हाफ CV²। हाफ C की वैल्यू कितना आया है? देखिए C आया है 100 पिको फैरेड। तो पिको का मतलब 10 का घात -12 लगा दीजिएगा। और V कितना है? 200 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं, 200 इंटू 200। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100। बनेगा क्या? देखिए 2 1 जा 2 इंटू 10 पावर की बात हो रही। देखो 2 जीरो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। कितने जीरो हो गए? 2 2 4 और 2 6, यानी 10 का घात 6। यहाँ पर 12 है, ध्यान रखना, 10 का घात -12। तो 12 में से 6 घट गया यानी कि -6 आ जाएगा। मात्रक क्या होता है इसका? जूल होता है। तो ये हो गया संयोजन की संचित ऊर्जा। इस तरह से ये पहले क्वेश्चन आपका तीनों पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन है। इसमें ए और बी जो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में आपको निकालना है तुल्य धारिता। तो इनके बीच तुल्य धारिता निकालने के लिए आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहचानोगे तो वो दिक्कत होगी। तो जब इसमें दिक्कत हो रही है तो इसके लिए आपको एक पार्ट आपको जानना है, एक चीज यहां पर जानना होगा। वो क्या है? चलिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं, इस पर समझाते हैं। यहां पर जानना है आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, व्हीट स्टोन सेतु। इसके बारे में जब डिटेल में आप डिस्कशन करोगे नेक्स्ट चैप्टर में तब होगा। लेकिन अभी व्हीट स्टोन सेतु की जनरल जानकारी देखिए। ये सेतु में होता क्या है? यहाँ पर चार, चाहे संधारित्र हो चाहे आपके प्रतिरोध, चार जुड़ते हैं इस तरह से। ये ठीक है,
ये 4 हमने जोड़ दिया यहां पर, C1, C2, C3 और ये C4। तो इस संयोजन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। यहां बीच में कोई भी आप संधारित्र लगा लें, जैसे लगा दिया इसे हमने, ठीक है, इसको मान लेते हैं C5। नौ इस संयोजन को बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु। और इसका जो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में जब ये संतुलित होगा व्हीटस्टोन सेतु, तो यहां पर ध्यान देखना कि जो आवेश है, जैसे यहां से आवेश Q चला तो यहां से ये दो पार्ट में बट गया, Q1 और Q2 में। तो जब संतुलित होगा तो ये आवेश Q1 जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, सीधा किसमें चला आएगा, इसमें चला आएगा। ऐसे Q2 इधर आ रहा तो Q2 इसमें नहीं जाएगा, Q2 इधर चलाएगा C4 की तरफ। समझ में आया? यानी कि ये बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, C5 का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो इसमें तो आसानी से पता चल जाता है कि C1 C2 श्रेणी क्रम में हो गए और C3 C4 श्रेणी क्रम में हो गए। तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो अब बैलेंसिंग कंडीशन होता क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब होता है यहाँ पर C1 बाई C2 निकालो तो C3 बाई C4 के अगर बराबर आ जाएगा तो वो संतुलित अवस्था में होगा। और संतुलित अवस्था में C1 C2 श्रेणी क्रम में और C3 C4 भी श्रेणी क्रम में होते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब अगर संतुलित अवस्था में ना हो तो ऐसे केस में हम सॉल्व करने के लिए जो दूसरा नियम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता नियम, वोल्टता नियम, जिसे केबीएल से जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। ये नियम क्या कहता है कि कोई भी बंद परिपथ है, क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में जो विभव पतन होता है, या जिसे आप क्या कहते हो, विभवांतर या विभव पतन कह दीजिए, विभव पतन शून्य होता है, शून्य होता है, ये कहलाता है केवीएल। ठीक है। यानी कि अगर आप कहीं भी विभव पतन निकालो डेल्टा वी तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये सवाल, अब ये सवाल सिमेट्री वाला है तो इसको आप डायरेक्टली कर नहीं पाओगे। पहले तो यहाँ पर C1 C2 C3 C4 नाम दे दीजिए। इसको नाम दिया C1 C2, ये हो गया आपके पास C3 C4 और इसको नाम दे दिया C5। ठीक है। तो यहां पर निकाले पहले C1 बाई C2, C1 बाई C2 अगर निकालते हैं तो 1 बाई 2 हो जाएगा, और C2 बाई C3 सॉरी C3 बाई C4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 बाई C4 करने पर 2 बाई 1 हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल टू C3 बाई C4, मतलब कि यह एक असंतुलित, संतुलित नहीं है, कैसा है, असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है। तो जब ये असंतुलित है तो ऐसे केस में इसको किरचॉफ के नियम से हल करना होगा। तो मान लीजिए ए से जो आवेश निकला वो है कितना, Q। ये आवेश दो पार्ट में यहां पर बट जा रहा है, एक इधर और एक इधर। ठीक है। तो इधर मान लीजिए आवेश Q1 जा रहा है तो इधर आवेश कितना हो जाएगा, टोटल Q था तो Q माइनस Q1। ओके। नाउ अब देखो Q1 यहां पर पहुंचेगा, ये 1 माइक्रोफैरड है तो 1 माइक्रोफैरड यहां भी है, तो जितना आवेश यहां उतना यहां भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मतलब इधर भी आवेश आपका Q1 ही रहेगा। इसमें Q माइनस Q1 है तो ये इसमें जो आवेश होगा ये भी Q माइनस Q1 ही रहेगा। तो अब इधर कितना आवेश आएगा भाई, C5 में, C5 की तरफ इधर आवेश, इधर है Q1 इधर है Q माइनस Q1, तो Q से Q माइनस Q1 निकाल दीजिए, Q1 माइनस Q माइनस Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q1 माइनस Q। तो ये इधर C5 में कितना आवेश आ रहा है, ये आ रहा है 2Q1 माइनस Q। समझ में आया? ध्यान से डायग्राम को देख लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी। ओके, चलिए अब देखिए किरचॉफ का नियम लगाएंगे और कोई भी
पाथ चूज कर लेंगे। जैसे कि हम बंद पाथ ये चूज कर रहे हैं जिसमें ये वाला पहला पार्ट आपका दिख रहा। तो यहां पर केवीएल से कौन सा नियम लगेगा, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। देखो ए से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज कितना जा रहा है Q1 और यहाँ 1 माइक्रोफैरड संधारित्र लगा है। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज देखिए आपके पास फार्मूला होता है Q बराबर CV, तो V क्या हो जाएगा Q बाई C। तो पहले चार्ज को रखना पड़ेगा, चार्ज है 1 माइक्रोफैरड और सॉरी चार्ज है Q1 और धारिता है कितना 1। फिर इधर आ रहे हैं, ये इस बीच में जो 1 माइक्रोफैरड इसमें चार्ज है 2Q1 माइनस Q प्लस का 2Q1 माइनस Q और ये भी 1 है, ठीक है। फिर यहाँ 2 वाले में आते तो अपोजिट डायरेक्शन में, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, चार्ज इसमें कितना है Q माइनस Q1 और इसमें धारिता है कितना 2 और इक्वल टू 0। इसे हल कर लीजिए, यहाँ 2 है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Q1 प्लस 2 2 जा 4Q1 माइनस 2Q माइनस Q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q1 और जो नीचे 2 आएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, देखिए 2Q1 4Q1 और ये Q1 हो गया 7। कितना हो गया 7, इधर लिख देता हूं 7Q1 माइनस का देखो माइनस 2Q और माइनस Q हो जाएगा माइनस का 3Q और ये जो नीचे 2 है इसको 0 की तरफ भेज दो तो ये इक्वल टू 0 ये आ गया। यहां से आप Q1 का मान निकाल सकते हैं, 7Q1 इक्वल टू 3Q, तो Q1 कितना हो जाएगा 3/7Q। ओके, चलो ये एक रिजल्ट हम याद रखते हैं। अब आपको फिर से कोई बंद पाथ पकड़ना है तो बंद पाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप निकाल लीजिए ए और बी के बीच का वोल्टेज। तो ए का पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ पर VA है और बी का जो पोटेंशियल है ये है VB। तो अब अगर मैं ए से शुरू करता हूं और वापस पहुंचता हूं कहां तक बी तक, तब देखिए क्या होता। तो ए के वोल्टेज से शुरू करेंगे VA, इसके बाद यहां पर संधारित्र पर पहुंचेंगे 1 माइक्रोफैरड पर, इसमें चार्ज कितना आ रहा है Q1, तो प्लस का हो जाएगा Q1/1 और फिर इधर 2 पर पहुंचेंगे तो यहां पर चार्ज है Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और फिर यहां पर बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए बी पर, बी का वोल्टेज के बराबर हो जाएगा कितना VB। ये ओपन पर्पज में लगाने का तरीका है KVL। तो Q1 प्लस Q माइनस Q1/2 इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस का VA, ठीक है, ये समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए इसको हल कर लें, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2Q1 प्लस Q माइनस Q1 अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA, जिसे आप कह सकते हो ए और बी के बीच का वोल्टेज, ठीक है, बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर। 2Q1 माइनस Q1 कितना हो जाएगा Q1 और प्लस Q/2 इक्वल टू VAB, वोल्टेज आ गया। Q1 किसके बराबर है 3/7Q, यहां से जो रिजल्ट आया रख दीजिए तो हो जाएगा आपके पास 3/7, 7 2 जा 14, ध्यान रखना 7 2 जा 14Q और प्लस Q/2 इक्वल टू है VAB। इसको हल करें, यहाँ 14 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 और 3 10, 10/14 Q VAB। 5 2 जा 10, 5 और 2 7 जा 14 होता है यानी कि 5/7 Q इक्वल टू हो गया VAB। समझ में आया, ये 5 है, ध्यान देना। फिर से लिख देता हूं इसको, किधर लिखूं जिससे आपको दिखे, चलिए साइड में लिख देता हूं यहां पर। तो आपके पास VAB कितना आ गया, VAB आ गया 5/7, ठीक है। तुल्य धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है, यहां से निकाल सकते हो C बराबर Q/B, Q/VAB।
टोटल आवेश कितना लिया था, Q, मान रख लीजिए Q अपॉन वी ए बी है 5/7, Q Q Q कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/5, ठीक है, C कितना आ जाएगा 7/5 पिको फैराड। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, आराम से समझ सकते हो, ठीक है। एक बार जरूर इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको केवीएल अच्छे से लगाना आना चाहिए। केवीएल जब आप लगा लो जाओगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। केवीएल के लिए नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से उसको कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया सा सवाल ये रहा, कह रहा निम्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, ये माइक्रो है, यू नहीं है, ध्यान रखना, माइक्रोफैरड है। बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। देखिए जितने भी संधारित्र जुड़े हैं सबकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है। तो आपके पास यहाँ पर कंफर्म है कि C1 कितना होगा, देखिए एक में आपके पास इसमें मान लेते हैं तुल्य धारिता है C1, इसमें मानते हैं C2, फिर C3, C4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो C1 आपके पहले में एक ही जुड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। दूसरे में C2, देखो ये किसमें जुड़े हैं, दोनों ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, देखो जब समान जुड़े हैं तो उसका आधा हो जाता है, जैसे अभी पिछले में किया है 200 जुड़ा था तो 100 आ गया था। ऐसे ये दोनों जुड़े हैं 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड, ठीक है, समझ में आ रहा, ये हो जाता है आपके पास। ऐसे इसमें कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, तो C3 आपके पास हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैरड। इसमें 8 जुड़े हैं तो C4 आपके पास हो जाएगा 1/8 माइक्रोफैरड, ठीक है। याद रखना कि जब कभी भी आपके पास श्रेणी क्रम में 1 2 3 4 5 ऐसे यन संधारित्र जुड़े हों, कितने जुड़े हों, यन संधारित्र जुड़े हों, तो इसकी तुल्य धारिता जो होती है, अगर एक एक का C हो तो जो तुल्य धारिता होता है ये होता C/N। ये नियम याद रखिए, ठीक है। तो ये आपके पास इतना हो गया एंड सो ऑन चलता जाएगा, अनंत तक जा रहा है। अब आपको इसकी तुल्य धारिता निकालनी। तुल्य धारिता निकालने के लिए C इक्वल टू, देखो अब सबके सब C1 C2 C3 C4, ये जो C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन किसमें है, सबके सब हो गए समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो जब ये समांतर क्रम में हो गए तो समांतर क्रम में तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C बराबर क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टू इंफिनिटी जाएगा। सबका मान रख लो, C1 है 1, C2 1/2, C3 1/4 प्लस 1/8 अप टू इंफिनिटी, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब इसको प्लस करना है, तो ये आपके पास एक गुणोत्तर श्रेणी लिखा है। गुणोत्तर श्रेणी याद करिए क्या था, गुणोत्तर श्रेणी। तो जो गुणोत्तर श्रेणी होता है वो कहता है कि AR प्लस AR² प्लस AR³ एंड सो ऑन, ये जो श्रेणी होती है इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अगर मैं A बराबर 1 रख दूं और R बराबर 1/2 रख दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इस श्रेणी का योग अगर निकालते हो, अगर R का मान 1 से छोटा हो तो उस केस में अनंत श्रेणी का जो योग होता है ये होता है A/1 माइनस R, ये फॉर्मूला होता है। कितना होता है, A/1 माइनस R। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A की प्लेस पर 1 रखना है अपॉन 1 माइनस R। R कितना है 1/2, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा 2, यानी C आपके पास कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। मैथ ग्रुप वालों को तो समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, संलग्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता, उसी टाइप का सवाल है। तो इसमें भी मान लीजिए कि पहले में C1 तुल्य धारिता, दूसरे का C2, फिर C3 एंड सो ऑन। तो यहां पर C1 आपके पास 1 माइक्रोफैरड, C2 कितना होगा, तो C2 में देखिए ये 2 हैं
वन वन के, और समांतर क्रम में, जो समांतर क्रम में जुड़ जाते सीधे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। फिर C3 की बात करें, C3 में कितने जुड़े हैं 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास Cn भी होगा जो कि कितना हो जाएगा n माइक्रोफैरड के बराबर। अब इसकी तुल्य धारिता तो देखो C1 C2 C3 Cn किसमें है श्रेणी क्रम में, सॉरी श्रेणी नहीं है, समांतर क्रम में। किसमें जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा लीजिए। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या कहता है, C बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन + Cn। सबका मान रख लीजिए, C1 है 1, C2 है 2 3 एंड Cn का मान है n। तो ये 1 से n तक संख्याओं का योग है। तो इसमें जो होता है ये समांतर श्रेणी है। क्या लिखा है ये समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है। समांतर श्रेणी क्या कहता है, a + d + a + 2d, इस तरह की जो श्रेणी होती है तो समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर आपको योग निकालना होता तो इसका योग होता है s बराबर, याद करो क्या था 2a + n - 1 × d, ऐसा कुछ होता था। और आगे भी कुछ होता था n/2, ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला चलता था। अब यहां पर भी ऐसा ही लिखा है। तो देखो एक निश्चित संख्या इसमें प्लस करते जाओ 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा। तो a बराबर यहां पर कितना है 1 इस क्वेश्चन में। d क्या होता है, d का मतलब होता है दूसरे में से पहला घटा दो, 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो s कितना हो जाएगा इसमें, s हो जाएगा s बन जाएगा n के जगह n रखोगे n/2, 2a 2 × 1 n - 1 d की जगह 1, ठीक है। तो यही यहां पर रख लेते हैं n/2 2 + n - 1 × d की जगह भी 1 है। तो 2 से 1 निकलेगा 1 बचेगा n - 1, पक्का। देखिए 2 से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा नहीं n + 1, तो n/2 × n + 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा n + 1 / 2 माइक्रोफैरड। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सा सवाल है। वैसे आप डायरेक्ट याद रखो कि 1 2 3 4 5 ये n तक की संख्याओं का योग होता है n + 1/2।